इन केस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, कॉस फाई का वैल्यू जब ज़ीरो होता है इसका मतलब फाई जो है वो 2n पाई है, यानी इनके बीच का जो फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, n लैम्डा है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। डेल्टा एक्स होता है हमारा क्या, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 2n पाई रखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n लैम्डा। तो जब पार्ट डिफरेंस दो वेव्स के बीच में n लैम्डा होता है तो उनके सुपरपोजिशन से हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। और जब cos फाई -1 है यानी फाई का वैल्यू 2n-1 है, पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 है, तो उस केस में हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशो यहाँ से देख सकते हैं। मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी ओवर मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले जो हैं इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा फ्रिंज विजिबिलिटी, तो फ्रिंज विजिबिलिटी को आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम का रेशो कहते हैं। बहुत पर्टिकुलर फार्मूला, इसका ध्यान रखिएगा। फ्रिंज विजिबिलिटी, अगर हमारी सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो जाए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो किसी भी सोर्स की इंटेंसिटी की 4 टाइम्स हो जाएगी और मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इस केस में फ्रिंज विजिबिलिटी हमें 1 मिलती है, विच इज़ वेरी गुड। और जनरल इंटेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 इन केस ऑफ फेस एंगल बिटवीन टू वेव्स। तो अगर दो वेव सेम इंटेंसिटी की सुपर इम्पोज करती हैं, उनके बीच में फाई एंगल है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं। सुपरपोजिशन से जो इनकोहेरेंट वेव्स होती हैं उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है। इनकोहेरेंट वेव्स का मतलब जिनका फेस डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहता, तो उनके केस में हम वेक्टर एडिशन नहीं करते, उनके केस में हम सिंपल अलजेब्रिक सम लिख देते हैं इंटेंसिटीज़ का। क्वेश्चन में हमें दिया है दो वेव्स हैं, y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3 इंटरफेयर कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव पूछा है। तो देखिए यहाँ पे a1 बराबर 4 है, a2 बराबर 3 है और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई/3 है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस पाई/3। कॉस पाई/3 यानी कॉस 60 की वैल्यू हाफ। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 12 16 और 9 25, और ये आ जाएगा 37 का अंडर रूट, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 36 इज 6। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोहेरेंट सोर्सेज, दो सोर्सेज को कोहेरेंट कहते हैं अगर वो लाइट वेव इमिट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी की और स्टार्ट करते हैं सेम फेज में, या उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। ऑब्वियसली ये सारी प्रॉपर्टीज़ दो डिफरेंट सोर्सेज के लिए फुलफिल कर पाना दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए मुश्किल है, इसलिए जनरली कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं उनको एक ही सिंगल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन करने के अलग अलग तरीके हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के एग्जांपल हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एंड एलॉयड सिंगल मिरर, और हम अभी पढ़ेंगे इसमें वाईडीएसई के बारे में। स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमारी कुछ कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है। दो सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट होना ज़रूरी है, जैसा कि हमने बताया अभी। अगर सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होंगे तो हमें स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं। दूसरा, दो जो सोर्सेज हैं हमारे वो इमिट करें कंटिन्यूस वेव सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की। सेपरेशन जो हो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में वो स्मॉल होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन जो है वो दो सोर्सेज से दूर होनी चाहिए। अच्छे कंट्रास्ट के लिए मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव शुड बी नियरली इक्वल एज पॉसिबल। तो ये सारी कंडीशंस तो ऑब्वियसली तभी सेटिस्फाई होंगी जब एक ही सोर्स से आप दो आपके सोर्सेज बनाओगे। तो देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एस आपका सोर्स है, सामने आपने इसके एक तरीके से स्लिट वो लगाया है, कार्डबोर्ड लगाया है। कार्डबोर्ड में आपने दो स्लिट्स बनाए हैं जो दो सोर्सेज का काम करते हैं। इन सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोल सकते हैं क्योंकि ये सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। पॉइंट ओ पर स्क्रीन के, मतलब जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इनको जोड़ने वाली लाइन के
उस पर हमारा पॉइंट O है स्क्रीन पर। ऑब्वियसली दोनों से चलने वाली से वेव जो हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके O पर पहुंचेंगी, तो O पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। इसके बाद हमें अल्टरनेटिवली मैक्सिमा मिनिमा मिलते रहेंगे। इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटेंसिटी का वेरिएशन, मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम। ये मैक्सिमम मिनिमम किस पोजीशंस जो आती हैं ये कैसे आती हैं, क्या फार्मूला लगता है, वो अभी हम देख लेते हैं। उससे पहले दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल d से दिखाते हैं, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल D से। किसी भी पोजीशन पर मैक्सिमा बने इसके लिए ज़रूरी है कि आपके S1 S2 से जो वेव चले उनके बीच में पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, यानी पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा इज़ n लैम्डा d/d, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी मैक्सिमा की जो पोजीशन है वो ऐसे होगी। सेंट्रल के केस में n का वैल्यू 0, फर्स्ट के केस में 1 रख देंगे, सेकंड मैक्सिमा के केस में 2 रख देंगे। और ये पैटर्न ऊपर की तरफ भी फॉलो होगा, नीचे की तरफ भी फॉलो होगा। मिनिमा की पोजीशन के लिए पार्ट डिफरेंस की ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी पोजीशन ऑफ nth मिनिमा इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। यहाँ n की गिनती 1 2 से होती है। O पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है जहाँ पर इंटेंसिटी 4I0 होती है, जहाँ I0 एक स्लिट की इंटेंसिटी है क्योंकि दोनों स्लिट की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। पॉइंट P पर, ये पॉइंट P कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, हमें नहीं मालूम यहाँ पहुँचने वाली वेव्स के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, तो हम इंटेंसिटी को डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी फ्रिंज की ब्राइट हो या डार्क विड्थ कितनी होती है, तो फ्रिंज विड्थ डार्क और ब्राइट दोनों की लैम्डा d/d होती है, जहाँ पर कैपिटल D और स्मॉल d का मतलब आपको अच्छे से पता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमाज आर सेम, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मिनिमाज आर सेम, सो फ्रिंज विड्थ भी क्या होती है, सेम होती है। अगर हमें कहा जाए कि इस केस का nth मैक्सिमा दूसरी वेवलेंथ के mth मिनिमा से कंसाइड करता है पोजीशन वाइज, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n लैम्डा d/d 2m-1 लैम्डा d/2d। देखिए ये सवाल ऐसे बनता है जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा कि एक केस में आपकी वेवलेंथ लैम्डा होगी, दूसरी केस में लैम्डा डैश होगी, और आप कहोगे पहली वेवलेंथ के लिए आपका फोर्थ मैक्सिमा जहां बन रहा है, दूसरी वेवलेंथ के लिए लेट से वहां पे थर्ड मिनिमा बन रहा है, तो बताओ इनके बीच में वेवलेंथ के क्या रिलेशन है एटसेट्रा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, अगर ये सेम साइड पे मैक्सिमा मिनिमा बोल रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, और ऐसा बोलता है कि भाई ऑपोजिट साइड पे बन रहे हैं तो फिर ये वाला फार्मूला लगा देना, कि है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम ही साइड पर दिए जाएं। जब YDSE को हम किसी मीडियम में ले जाते हैं, जैसे आपको कहा पानी में डुबो दिया, अब बताओ YDSE को, तो आपने दूसरे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आपकी फ्रिंज विड्थ जो है वो बदल के β/μ हो जाएगी। चेंजिंग करने से मीडियम की फ्रिंज जो हैं वो शिफ्ट करती हैं टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जब स्लिट्स इमिट नहीं करती लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी, मतलब कहिए कि हमने एक स्लिट को जो है वो थोड़ा सा कवर कर दिया, उसको हमने किसी चीज़ से हल्का सा ढक दिया, तो क्या होगा, डार्क फ्रिंज जो होगी वो एग्जैक्टली डार्क नहीं बनेगी, और जो ब्राइट होगी वो क्या होगा, डार्क फ्रिंज जो है वो कम्प्लीटली डार्क नहीं होंगी, थोड़ी सी ब्राइटर बनेंगी, और जो ब्राइट थी उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये तो हमने शुरू में देखा था कि दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी है, तब डार्क आपको एकदम ज़ीरो इंटेंसिटी की मिलेगी और ब्राइट आपको 4 टाइम्स इंटेंसिटी की मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डार्क है वो पूरे तरीके से डार्क नहीं होगा, ब्राइट है वो पूरे तरीके से ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए होता है। जब हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह, मतलब जिसमें 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, तो क्या होता है, सेंट्रल फ्रिंज जो है वो वाइट आती है और बाकी जो आपकी फ्रिंजेस हैं वो कैसी होती हैं, कलर्ड होती हैं। पहला मैक्सिमा कहाँ बनता है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में, वायलेट कलर का, और रेड कलर जो है वह फर्स्ट मैक्सिमा फॉर्म्ड आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ऑफ वायलेट कलर, बट रेड कलर इज सीन आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा। हमें लगता है कि वायलेट कलर का बनेगा, पर रेड कलर का मिलता है हमें सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में जो पहला मैक्सिमा मिलता है। दो वेवलेंथ हैं, उनके मैक्सिमा सेम पोजीशन पे बन रहे हैं, तो उनके लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, n1 λ1 बराबर n2 λ2। फिर वही बात जो मैंने आपको ऊपर बोली,
हमें कहा कि इस वेवलेंथ का फोर्थ मैक्सिमा दूसरी वेवलेंथ के फिफ्थ मैक्सिमा से कोइंसाइड करता है, तो n1 लैम्डा 1 बराबर क्या कर दो, सीधे n2 लैम्डा 2 कर दो। अगर हमारी किसी स्लिट को हम कवर करते हैं विद अ स्मॉल फिल्म ऑफ थिकनेस t, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो आप जानते हैं क्या होता है, हमें मालूम है लेटरल शिफ्ट से लेकर हमने कन्वर्जिंग शिफ्ट, डाइवर्जिंग शिफ्ट सब देखे हैं रिफ्रैक्शन के केस में, तो यहाँ भी आपका शिफ्ट आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।